मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की कहानी जानेंगे माता के अंचल शीर्षक पाठ से। तो हम लोग अब तक जाने कि किस प्रकार से लेखक जो है वह अपने पिता के साथ अधिक समय बिताते हैं और उन्हीं के साथ में रहते हैं, खेलते हैं, स्नान करते हैं, सारे कार्य में अपने पिता के साथ ही करते हैं और भोजन करने में माँ को संतुष्टि नहीं मिलती है और माँ कहती है कि नहीं, जब तक वह बड़े बड़े कौर खाएगा नहीं तब तक वह इस संसार में कैसे जगह पाएगा। तो वह मोर, कबूतर, विभिन्न पक्षियों के नाम पर चावल और दही का सना हुआ भाग विभिन्न नामों से रखती है और खिलाती है लेखक को। अब आगे है कि जब लेखक कहते हैं कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते कि अच्छा, अब तू राजा हो, जाओ खेलो। यानी जब लेखक सारे चावल और दही सना हुआ भोजन कर लेते तब लेखक के पिता को भी अच्छा लगता और वे उन्हें कहते कि तुम राजा हो गए हो, अब पूरा का पूरा भोजन ख़त्म कर लिए हो, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। यानी लेखक अब उसके बाद खुश हो जाते हैं खेलने के नाम सुनकर और उछलने कूदने लगते हैं। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नग्न धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया लेखक को अचानक पकड़ पाती तब कहते हैं लेखक कि हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सिर पर डाल ही देती थी और वे रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। यानी उनके बिखरे हुए बालों को देख करके उनकी माँ उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ करके बालों में तेल डाल देती हैं और उनके बालों को बांधने की कोशिश करती हैं। इतने में अगर लेखक के पिता देख लेते हैं तो अपनी पत्नी पर गुस्साने लगते हैं, बिगड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों करती हो, जिससे बच्चा रोने लगे, ऐसा काम क्यों करती हो। तो कहते हैं लेखक कि हमें उबट कर ही छोड़ती थी। यानी कहने का अर्थ है कि लेखक नहीं चाहते थे कि वह हमारे बालों को वह कंघी करे, लेकिन वह ज़बरदस्ती उन्हें किसी तरह अपने कस में करती है, बस में करती है और बाल को बांधती है। फिर कहते हैं लेखक कि हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुड़ती है और उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और लेखक कहते हैं कि हाँ, खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर में चले जाते थे। यानी बाल बांधने में जो माँ के साथ जोर जबरदस्ती होती थी उससे लेखक रोते थे, लेकिन माँ जो है वह साफ़ सुथरा करके बाल बांध कर उसमें लट्टू बांध कर फूलदार टोपी पहनाकर कुर्ता रंगीन पहना करके वह बाहर भेजती है। और लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे मानो कि हम कन्हैया बन गए हों और रोते हुए सिसकते हुए वे अपने पिता के साथ बाहर जाते हैं। बाहर जैसे ही लेखक जाते हैं तो कह रहे हैं कि हमारी बाट जो होने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। यानी पहले ही से बाहर में जो छोटे छोटे बच्चे लेखक के साथ के होते हैं वह उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो लेखक भी उस झुंड में
शामिल हो जाते हैं। उन खेल के साथियों को खेलते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर वे अपने हमजोलियों यानी साथियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यानी कहते हैं कि जब घर से बाहर सिसकते हुए जाते थे वे, तो बाहर में उन्हीं के उम्र के उनके मित्र मिल जाते जो खेलते रहते, उनका इंतज़ार करते रहते। तो खेलते हुए अपने साथियों को देखकर वे सिसकना यानी रोना भूल जाते हैं और वे अपने पिता के गोद से उतरकर अपने साथियों के संग सम्मिलित हो जाते हैं। वहाँ खेल तमाशे में भी लग जाते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक वहाँ हुआ करता था दोस्तों के बीच। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बना हुआ था। वहाँ पे एक चबूतरा था जिसके एक कोने में यह सब नाटक होता था। लेखक कहते हैं कि बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनते थे। यानी एक स्टेज चाहिए था, जो वह छोटा चौकी काम करता था स्टेज का, मंच का। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा जो है खेल का विभिन्न तरह का जो खेल सामग्री है, उपकरण है, उसकी व्यवस्था की जाती थी। वह भी मिट्टी के बने, घास फूस के बने। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। लेखक कहते हैं कि उसी में कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह खरीदार बन जाते और उसी में कुछ बच्चे वहाँ दुकानदार बन जाते थे। अब अपने पिता के बारे में कहते हैं लेखक कि बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। यानी उनके पिता भी इन बाल खेलों में सम्मिलित हो जाते थे और उसमें से कुछ कुछ सामान वे भी खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर लेखक कहते हैं कि लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। यहाँ धूल से दीवार बना दिया जाता, धूल का मेढ़ बना करके, और तिनकों का उस पर का छप्पर बना दिया जाता। दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। यानी यहाँ पे जो है विभिन्न तरह के उपकरण जो है वह भी लकड़ी के, मिट्टी के, कढ़ाई, दिए के और पूजा करने वाले आचमनी से जो है कलछी बना करके बच्चे खेलते हैं। पानी का घी बना लेते हैं। धूल की पिसान और बालू की चीनी से वे लोग जेवनार तैयार करते हैं। यानी भोजन जो दावत के लिए बनाई जाती है जेने के लिए, तो उसका वे लोग बनाते हैं। जब वह तैयार हो जाते हैं तो आपस में उन्हीं बच्चों में से लोग जो है बैठते हैं खाने के लिए। जब पंगत बैठ जाती थी, यानी जब सब के सब लोग बैठ जाते थे भोजन करने के लिए, तो उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर
और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। यानी यहाँ जो है कहा गया है कि जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी उनके आते थे और धीरे से आकर वे पात जो पक्तियाँ लगी रहती थी उसी के अंत में ज़मीन पर वे भी बैठ जाते थे। तो उनको देख कर के अब बच्चे में एक अलग तरह की अनुभूति होती थी और बच्चे शर्मा करके अपने से बड़ों को देख करके बच्चे शर्मा कर वहाँ से भाग खड़े होते थे सब बिगाड़ कर। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यानी यहाँ पे एक पिता को भी ऐसे दर्शाया गया है कि जो पिता अपने बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, यानी बच्चे के खेल में उसका बचपना, आज के बच्चों की तरह भोलानाथ का बचपना नहीं छीना है और भोलानाथ जो है वह अपने बचपन का पूरा आनंद लेता है अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें सबसे बड़ा देन भोलानाथ के पिता का है, क्योंकि वे बच्चे की ख्वाहिशों को, उसके इच्छाओं को जानते हैं और जिस प्रकार से बच्चे खेल रहे होते हैं उसमें वे भी खुश होकर सम्मिलित हो जाते हैं, उन्हें डांटते डपटते नहीं हैं। तो आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।